अगर तो दिसंबर, जनवरी या फरवरी में आपकी डिलीवरी होने वाली है, आपकी ड्यू डेट जो है वो इन 3 महीनों में आ रही है, तो इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना। इसमें आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें हैं, जिन पे अगर आप अमल करेंगी तो ना सिर्फ आप बल्कि आपका बच्चा भी जो है वो सेहतमंद रहेगा और डेफिनेटली एक पॉजिटिव और एक गुड आउटकम मिलेगा। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज और आप देख रहे हैं गाइनी टॉक्स। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में ड्यू डेट्स होने का मतलब ये है कि आपका 7वां, 8वां या 9वां महीना चल रहा है और ये आखिरी ट्राइमेस्टर है जो कि सबसे ज़्यादा ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड होता है। कई दफ़ा पहले 6 माह बहुत इजीली गुजर जाते हैं, कोई सिम्टम्स नहीं होते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन लास्ट 3 मंथ्स जो है उसमें कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो जाती है, लेकिन वो मिस हो जाती है। और इस वजह से मिस होती है क्योंकि पहले 6 माह कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो अब आप ये सोचते हैं कि अब ऐसे ही हर माह डॉक्टर हमें बुला लेती हैं, अब हम एंड डिलीवरी के टाइम पे जाएंगे या कोई मसला होगा तो जाएंगे। नो, दिस ट्राइमेस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर का बढ़ने के चांसेस, शुगर के होने के चांसेस, जिगर की सोजिश के होने के चांसेस जो है वो इन महीनों में पाए जाते हैं। और अगर वो टाइमली पिकअप कर लिए जाते हैं तो उनकी मैनेजमेंट बहुत आराम से हो सकती है, आपके बच्चे को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचता और आपकी जो डिलीवरी है वो भी टूवर्ड्स नॉर्मल लेकर जाई जा सकती है। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि हमारे पास खवातीन तब आती हैं व्हेन द डैमेज इज ऑलरेडी बिन डन to the either to the baby or to the mother. सो प्लीज इन 3 महीनों को आपने जिस तरह पहले 6 माह प्रॉपरली आपने रेगुलर विजिट्स के साथ गुजारा है, इसमें भी अपने विजिट्स को रेगुलर रखिए, अपने आप को मोबिलाइज रखिए। डेफिनेटली इन 3 माह में क्योंकि पेट का साइज बढ़ जाता है, थकावट ज्यादा शुरू हो जाती है, तो ज्यादा चला फिरा नहीं जाता, लेकिन फिर भी कम अज कम आपने दिन में 30 मिनट की वॉक जरूर करनी है। चाहे तो 15-15 मिनट के गैप पे की तरह से कर लें कि 15 मिनट सुबह में कर लें, 15 मिनट शाम में कर लें, चाहे तो एक ही जो है कॉन्टिन्यूटी में आप 30 मिनट्स की वॉक कर सकती हैं। प्लीज 12 से 14 ग्लास पानी जरूर पीजिए। मौसम अब ठंडा हो गया है, सर्दियां आ गई हैं, इतना पानी नहीं पिया जा सकता, लेकिन आप किसी भी तरह से उनको फ्लेवर्ड करके पी सकती हैं। आप किसी भी जो कोई भी जो ग्रीन टी है, जैसे स्ट्रॉबेरी टी है, लेमन ग्रास टी है, उसको आप एक कोई बड़ा सा जग ले लें, उसमें जिसमें 6 ग्लास पानी आता हो, तो उसमें आप उस टी बैग को डाल दें। गर्म में ना डालें, आप एक नॉर्मल टेम्परेचर वाटर में डाल लें, तो उससे आपको एक फ्लेवर्ड जो है वो ड्रिंक मिल जाएगी कि अगर आपका सादा पानी पीने का नहीं भी दिल चाह रहा, तो किसी भी किस्म का थोड़ा बहुत फ्लेवर जो है वो अगर उस पानी में चला जाएगा तो डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ अगर आपका ये 9वां महीना चल रहा है, 36-37 हफ्ते हो चुके हैं, तो अगर आप रास्पबेरी टी लेंगी जो कि इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन टी है, तो आप बहुत हद तक चांसेस है कि आपको नेचुरली पेन स्टार्ट हो जाएंगी, आपको इंडक्शन के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अपने घर में बीपी ऑपरेटर जरूर रखिए। डेली अपना बीपी नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 या 3 दफा अपना बीपी आपने जरूर चेक रखना है। इस टाइम पे जो बीपी का कट ऑफ है वो 120/80 है। 120/80 या 85 से अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप हाइपरटेंशन, पीआईएच या प्री एक्लैम्पशिया की तरफ जा रही हैं। सो अगर आप अपने डॉक्टर को रेगुलर विजिट करेंगी तो डेफिनेटली वो आपको ये एडवाइस जरूर देंगी कि प्लीज अपना बीपी चेक में रखें। हमारे पास आप महीने में एक दफा आती हैं, अगर उस एक टाइम पे आपका बीपी ठीक है लेकिन बाकी टाइम्स में आपके बीपी में प्रॉब्लम आ रही है, कई पेशेंट्स का बीपी शाम में बढ़ता है, कई का दिन में बढ़ता है, सो अगर आपके घर में बीपी ऑपरेटर्स होगा तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल कि आप खुद ही घर पे डायग्नोज कर लेंगी कि आपका कोई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम चल रहा है। कभी जाकर महीने में एक आधी दफा जाके अपनी शुगर जो है वो ग्लूकोमीटर से किसी फार्मेसी पे जाके जरूर चेक करवा लें, कभी रैंडम करा लें, कभी फास्टिंग करा लें, ताकि ये भी एक जो है वो रूटीन में आपके पास मौजूद हो कि आपको खुद भी ये आइडिया होता रहे कि आपकी जो शुगर है वो ठीक चल रही है। बेबी की मूवमेंट का प्लीज आपने इन 3 महीनों में जरूर ख्याल रखना है। किसी भी 2 घंटे में बच्चे की मूवमेंट 10 से 12 दफा हो जानी चाहिए। आप ये नहीं है कि हर 2 घंटे में वो 10 से 12 ही दफा आपने काउंट करते रहना है।
कोई से वो टाइम जिसमें आपको लगता है कि ये टाइम जो है बेबी की एक्टिविटी का टाइम है, तो उस टाइम पे आप अपनी बेबी की मूवमेंट का ध्यान रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी बेबी की मूवमेंट का जो पैटर्न है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो चेंज हो गई है, बहुत देर से बेबी ने मूव नहीं किया, या अगर मूव कर भी रहा है तो बहुत कम मूव कर रहा है, तो दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर। उससे कोऑर्डिनेट कीजिए, वो फिर आपको एडवाइस करेंगी फर्दर कि आपने क्या करना है। लास्ट ट्राइमेस्टर शुरू होते ही प्लीज अपने बेबी बैग्स जो है वो जरूर बना लिया करें। मैंने अभी लेटेस्ट भी एक वीडियो की है जिसमें मैंने बेबी आइटम्स, बेबी और मदर के जो बैग में आइटम्स होने चाहिए वो बताए हैं। वो उसको आप रेडी करके बस आप अपनी गाड़ी में रख लें, उसका अब घर में कोई काम नहीं है। अपना बैग रेडी करें और उसको गाड़ी में रखें। अपनी फाइल्स को, डॉक्टर की फाइल्स को जिसमें आपकी रिपोर्ट्स हैं, अल्ट्रासाउंड्स हैं, उनके प्रिस्क्रिप्शंस हैं, उनको भी अपनी गाड़ी में रखें। ये वो टाइम है जिसमें आप एक तो ज़ाहिर है अपने डॉक्टर से ये डिस्कशन करेंगे कि आपकी डिलीवरी जो है वो किस तरफ को जा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो हम तब तक नहीं बता सकते जब तक बच्चा हमारे हाथ में नहीं आ जाता कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगा। लेकिन फिर भी पेशेंट को देखते हुए हमला खवातीन की कुछ साइन एंड सिम्टम्स किसी तरह से हम ये एनालाइज जरूर कर लेते हैं कि आपकी डिलीवरी हो जाएगी नॉर्मल इंशाल्लाह, या हमें लगता है कि आप सी सेक्शन की तरफ जा रही हैं, तो ये डिस्कशन आपकी जरूर हो जानी चाहिए। अगर आपका 9th मंथ स्टार्ट होने वाला है तो प्लीज एपिड्यूरल के बारे में जरूर पता कीजिए, अपनी डॉक्टर से जरूर डिस्कस करें। वो हॉस्पिटल जहाँ पर एपिड्यूरल लगता है, अगर आपकी डिलीवरी वहां हो रही है तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि प्लीज ये बहुत अच्छा एक मिराकुलस जो है वो डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, इसको आप जरूर लीजिए। दर्दें आती हैं, ऐसा नहीं होता कि दर्दें रुक जाती हैं, आपको महसूस नहीं होती। और एपिड्यूरल का फायदा ये है कि अगर आपको एपिड्यूरल लगा हुआ है और खुदा न खास्ता आपका फौरन से सी सेक्शन करना पड़ जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा एड ऑन एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, उसी एपिड्यूरल में आपका जो है वो सी सेक्शन भी हो जाता है। लास्ट मंथ्स में आपने जो है अपने अपने डोनर के बारे में ज़रूर फाइनल कर लें। जो भी आपका ब्लड ग्रुप है, एटलीस्ट कोई एक जो है डोनर आपका होना चाहिए, जिसमें आपको पता हो जो भी आपका ब्लड ग्रुप है उस ब्लड ग्रुप का डोनर जो है, आपने उनसे बात कर लेनी है कि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो आप हमें टाइमली अवेलेबल होने चाहिए। अपनी ज्वेलरी प्लीज़ ज़रूर रिमूव कर लें इस 7th मंथ के बाद तो स्पेशली, क्योंकि स्वेलिंग इतनी शुरू हो जाती है, कई दफ़ा रिंग्स जो है वो उंगलियों में फंस जाती हैं, चूड़ियाँ फंस जाती हैं। कई दफ़ा पेशेंट्स नॉर्मल डिलीवरी के लिए आ जाते हैं, उनके कानों में स्टड्स होते हैं जो कि परमानेंट होते हैं, नोज पिन्स होती हैं जो बहुत मुश्किल से उतारी जाती हैं, क्योंकि अगर लेबर के दौरान ही आपको शिफ्ट करना पड़ता है सी सेक्शन के लिए, तो उस वक्त हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होता है वो ज्वेलरी उतारना। क्योंकि जब हम आपका प्रोसीजर करते हैं तो हम जो कॉटरी यूज करते हैं, अगर आपकी बॉडी पे कोई मेटल होता है तो आपको उससे करंट लग सकता है। सो प्लीज इन बातों पे जरूर गौर कीजिए, इन पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए। अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका आउटकम जो है वो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।